नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं हम सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ होगी। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 1 है इसका, सामान्य अध्ययन का, जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम SSC UPSI का तो देखिए जा चुका है, लेकिन यूपी कांस्टेबल, ठीक है, रेलवे CBT 2, रेलवे ग्रुप डी और UP SSC जैसे लेखपाल की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन से थे? तो ये वर्ग थे दोस्तों स्त्रियां एवं शूद्र। ठीक है, बौद्ध धर्म ने इन दोनों वर्गों को जोड़ा था। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए ब्राह्मण धर्म ने, ठीक है, एक ही दर्जे में रखा था। न तो उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न ही वेदाध्ययन यानी वेदों का अध्ययन, जबकि बौद्ध धर्म ने क्या किया, इन दोनों को ग्रहण कर लिया। ठीक है, ग्रहण करने पर इन्हें अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ने इनको स्वीकार किया था। देखिए, महात्मा बुद्ध को बोला जाता है बौद्ध धर्म का, जो महात्मा बुद्ध को ही बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, और बौद्ध धर्म जो चलाया था, महात्मा बुद्ध ने चलाया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम जो प्रवचन दिया था वो दिया था उपदेश या सारनाथ में। कई बार ये आता है क्वेश्चन, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, बौद्ध ने अपने जो उपदेश थे वो जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं मैक्सिमम। ठीक है, और बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं दोस्तों। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, कौशल राज्य की। जो बुद्ध के समकालीन शासक थे वो थे मगध राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन। ठीक है, बुद्ध धर्म की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। और बौद्ध ग्रंथों में इसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम आंगा मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त। ठीक है, चलिए देखिए, प्रथम आंगल मराठा युद्ध यानी अंग्रेजों और मराठा के बीच युद्ध हुआ था 1775 से 1782 में। का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। 1782 में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महाजदी सिंधिया के बीच द्वारा प्रथम आंगल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए, शिवाजी जो है, जो मराठा साम्राज्य हुआ उसमें एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे। तो इनका जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर इन सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था उनके माता जीजाबाई तथा संरक्षक व शिक्षक कोंडदेव या कोंडदेव का पड़ा था। इनके गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया था वो काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट। उन्होंने 6 जून 1674 को रायगढ़ में किया था। रायगढ़ इनकी राजधानी भी थी। ठीक है, 1665 में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदी की संधि करने के लिए बाध्य किया था।
तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? देखिए, कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों 1946 में। ठीक है, और ये भेजा गया था संविधान निर्माण के लिए। तो ऑप्शन है इसका बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन। इसके 3 सदस्य थे। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 24 अप्रैल 1946 में कैबिनेट मिशन 24 मार्च भारत आया। इसके अन्य 2 सदस्य कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रेप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करना। ठीक है, शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना और अंतिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना। कैबिनेट मिशन ने जो है क्या किया था? पाकिस्तान की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान की मांग किसने रखी थी? तो पाकिस्तान की मांग रखी थी दोस्तों जिन्ना ने। इसकी मांग को स्वीकार कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता, या इसको बोलते हैं पूना पैक्ट, ये हुआ था दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, देखिए सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं या पूना समझौता 1932। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न भारतीय समुदाय के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके तहत दलित वर्गों को हिंदू वर्ग से अलग कर अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर इसके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने सितंबर 1932 में क्या किया? आमरण अनशन पर बैठ गए। मदन मोहन मालवीय, एमजी राजेंद्र प्रसाद जी, राजगोपालचारी आदि के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की जो है संख्या बढ़ाकर 71 से 147 कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो पूना पैक्ट आपको समझ आ गया होगा क्या था पूना पैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस का नाम सुना होगा आपने। तो ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। ये मुगल भवन में कहाँ रखा जाता था? तो ये रखा जाता था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। ठीक है, दीवाने आम में। देखिए, मयूर सिंहासन भी बोलते हैं इसको। तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फारसी आक्रमक नादिर शाह ने उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया तथा वह अपने साथ कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रतन जड़ित यानी रतन जड़े हुए थे इसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया। इसे दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? यानी मत का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार। ठीक है, वोट देने का अधिकार। मताधिकार से आशय है लोकतंत्रात्मक संसदीय व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर 1998 में हुआ था और 28 मार्च 1989 से लागू हुआ। इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 326 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 24 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो कौन चुनाव करवाता है भारत में? निर्वाचन आयोग।
जिसकी व्यवस्था भाग 15 में की गई है। स्थानीय निकाय, पंचायत व नगर पालिकाओं का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो ये करती है दोस्तों 4th शेड्यूल, चौथी अनुसूची। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तीसरी अनुसूची में शपथ, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तथा छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजाति हैं उसके प्रशासन के बारे में क्या है? प्रबंध किया गया है। याद रखिएगा, असम है, मेघालय है, ठीक है, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम। ठीक है, ये हैं 4 राज्य। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक प्रलोभन, ठीक है, की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा। ठीक है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी और हमारे हाई कोर्ट भी। ठीक है दोस्तों, देखिए न्यायालय द्वारा कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करती हो, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्धृत है। भारत में अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं। अनुच्छेद 226 तथा अनुच्छेद 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय की भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संप्रेरक है। यानी हाई कोर्ट भी 226 और 227 के तहत क्या है? जुडिशरी रिव्यू कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 34 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना हो, इम्पीचमेंट करना हो, तो उसके लिए 14 दिन पहले रिटिन में सूचना जानी चाहिए। ठीक है, और ये हम लोकसभा में भी चला सकते हैं और राज्यसभा में भी चला सकते हैं, कोई से में भी चला सकते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर किसी भी सदन में चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61 के क्लोज 2 के अनुसार कोई ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसे आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के लिए दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित न किया गया हो। ठीक है, इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो सदन में चलाई जाती है, कोई से भी सदन में। इसमें राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, याद रखना। जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार वे राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग होते हैं। ज्ञातव्य है कि राज्यों का विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग नहीं होती। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई होगी कि 14 दिन की आपको सूचना होनी चाहिए, देनी है आपको राष्ट्रपति को, प्लस जो भी सदन के मेंबर हैं उसका 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, और महाभियोग जो है, इम्पीचमेंट जो है दोस्तों,
वो 61, आर्टिकल 61 में है, याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के, और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, काउंसिल नहीं सॉरी असेंबली, ठीक है, उसके मेंबर, वो भी कौन से? इलेक्टेड, ये चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए देखिए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी का जो कप का आकार होता है उसको बोलते हैं क्रेटर। एपिसेंटर क्या होता है? सपोज कीजिए जमीन है, यहाँ से जमीन के अंदर से भूकंप की तरंगें स्टार्ट होती हैं और वो जहाँ पर जमीन पर टकराती हैं वही होता है एपिसेंटर, ठीक है। जमीन के अंदर वाला जो हिस्सा हो उसको बोलते हैं उद्गम सेंटर या हाइपोसेंटर, ठीक है। देखिए पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्राय क्रेटर कीप आकार होते हैं, ठीक है, जिनका ढाल शंकु पर आधारित होता है तथा जिनमें उनका निर्माण होता है भूकंप मूल यानी हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप का वह केंद्र जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का ज्ञान सर्वप्रथम होता है, इसे भूकंप केंद्र अथवा अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर लगे यंत्र द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। इस यंत्र को भूकंप लेखन अथवा सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपीय तरंगों की गति यानी तीव्रता तथा उनकी उत्पत्ति स्थान तथा प्रभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सिस्मोग्राफ से प्राप्त आंकड़े को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं कंटूर, ठीक है। क्या कहलाती हैं? कंटूर। दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखा या कंटूर लाइन कहते हैं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा हैच्योर कहलाती हैं। समान मेघाच्छन्न को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनेफ कहते हैं। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहाइट। समान लवणता वाले को आइसोहेलाइन तथा समान ताप वालों को आइसोहेल कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है वो है एल्यूमिनियम का अयस्क। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से संबंधित है। भारत में ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के कालाहांडी तथा संबलपुर में व्यापक स्तर पर इसका उत्पादन होता है। डोलोमाइट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी। एक कार्बोनेट खनिज है जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना है। यह अवसादी चट्टान कार्बोनेट डोलस्टोन का रूप है, ठीक है, डोलोमाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। यह है असम में, ठीक है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान की स्थापना 1905 में की गई थी। यह उद्यान असम में है और यूनेस्को द्वारा 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में, तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। भारत में गुजरात राज्य में अवस्थित गिर बायो रिजर्व जो है वो सिंगों यानी शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है एस्चुरी।
ठीक है, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर दुग्धधारा तथा सहस्त्रधारा और धुआंधार आदि जलप्रपात हैं। भड़ोच के निकट एस्चुरी का निर्माण कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विंध्य व सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। नदियां जब डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब एस्चुरी का निर्माण होता है। माही, ताप्ती, नर्मदा तथा मांडवी आदि नदियां एस्चुरी बनाती हैं। चलिए, मूत्र बनता है। जो मानव मूत्र है वो कहाँ बनता है? मूत्राशय में, मूत्रवाहिनियों में, कैलिसीज में या संग्राहक वाहिनियों में। तो ये बनता है दोस्तों संग्राहक वाहिनियों में। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। संग्राहक वाहिनियाँ जो है वक यानी किडनी का भाग होती हैं। मूल मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। मनुष्य में वक यानी किडनी सैम के आकार की गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक वक में लगभग 10 लाख सूक्ष्म व लंबी एवं कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वक की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। वक में जो पथरी बनती है यानी किडनी स्टोन जो होती है वो किसके कारण बनती है? यूरिक एसिड के कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। वक यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए वक ही प्रमुख अंग है। यह रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। और जब किडनी काम करने बंद कर देती है तो हम कैसे कराते हैं डायलिसिस? आर्टिफिशियल डायलिसिस कराते हैं। इसका हल्का पीला रंग किसका? मूत्र का यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। मूत्र का सामान्य घटक जल, लवण, यूरिया व यूरिक अम्ल है। कीटोन और एल्ब्यूमिन सामान्य घटक हैं। गुणसूत्रों में होते हैं। तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र बने होते हैं दोस्तों डीएनए और प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन होता है उससे बने होते हैं गुणसूत्र। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे व कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का शीर्षक भाग टेलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए तथा क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 2n यानी 46 कुल यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 जोड़े स्त्री तथा पुरुषों में समान रहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा क्या है? स्त्री में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। इसी 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रुधिर वर्णिका इसमें लो होता है, बिल्कुल होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। यह कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, बिल्कुल। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी। जो प्रतिरक्षा करता है वो करता है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुल रुधिर का लगभग 75% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45 भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कणिका यानी RBC, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स,
ठीक है। श्वेत श्वेत रुधिराणु यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स तथा प्लेलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल तथा 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु कुल रुधिर का लगभग 40% होता है। यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हिम नामक एक रंजक होता है जो इसको लाल रंग प्रदान करता है, यानी लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो कि लाल रंग खून को प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक कूलेंट का काम करता है? तो कूलेंट का काम करता है द्रवित सोडियम। द्रवित सोडियम कूलेंट का काम करता है। कल्पक्कम में 1885 में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का परिचालन किया जा रहा है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? क्षारीय भूमि सुधारक ये करता है जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। क्षारीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे मृदा के जल संचयन तथा जल चालकता में अभाव होता है। भूमि की अधिक क्षारीयता के कारण घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा को के कणों की सतह पर जमा हो जाता है और उसका रंग काला हो जाता है। इस प्रकार की भूमियों के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जैसे सुधारक की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? इनका कहना है कि 100 डिग्री सेल्सियस की ही भाप होती है और उसी का होता है उसी ताप पर पानी, लेकिन जो वाष्प होती है वो अधिक गंभीर होती है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वाष्प में जो है ना, जो वेपर है, वेपर में होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है। ज़्यादा तो क्या होता है कि वाष्प जो है ज़्यादा ऊष्मा देता है, इसलिए क्या है, हाथ ज़्यादा गंभीर हो जाता है, हाथ जल जाता है, कुछ भी भाप से ज़्यादा जलता। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान होती है। 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है। इसलिए भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है। तो ये 1998 में जब हमने पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया था उसका कोड था ये शक्ति 98। ठीक है। 11 व 13 मई 1998 को भारत द्वारा राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। इसी परमाणु परीक्षण अभियान को ऑपरेशन शक्ति 98 प्रदान किया गया था। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। नंबर 1 आर चिदम्बरम, नंबर 2 APJ अब्दुल कलाम और नंबर 3 अनिल काकोदकर। ठीक है। 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का प्रयोग हुआ था। हमने 1974 में भी एक परीक्षण किया था पोखरण में, जिसका कोड था या जिसका नाम था
स्माइलिंग बुद्धा, उस समय उतना सफल नहीं हो पाए थे हम, ठीक है। उस समय हमने प्लूटोनियम का प्रयोग किया था, लेकिन 1998 में जो किया था उसमें हमने परिशोषित यूरेनियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आज का, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, यानी क्रायोजेनिक्स इंजन का उपयोग होता है रॉकेट प्रणाली में, ठीक है, या शटल में भी होता है। क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ है हिम शीत, यानी आइस कोल्ड, बर्फ की तरह शीतल या निम्न ताप। प्राय 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री नीचे के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। -150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भरे प्रणोदकों का सरलता से ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला इंजन क्रायोजेनिक इंजन कहलाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग प्राय रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। निम्न तापी या क्रायोजेनिक इंजनों में सामान्यतः द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रायोजेनिक्स प्रौद्योगिकी पर आधारित इंजनों में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। चूँकि द्रव अवस्था में गैसें संघनन होती हैं, इसलिए इसे गैसीय अवस्था की अपेक्षा अधिक सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है। निम्न तापमापी इंजन यानी क्रायोजेनिक्स इंजन का उपयोग स्पेस शटल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, किसके निकट है? तो यह है पुलिकट झील के निकट। देखिए मैप से समझा रखा मैंने इसको, यह है श्रीहरिकोटा द्वीप, ये रहा, यह आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है, और यह है पुलिकट झील, ठीक है, यह आपको दिखाई दे रही पुलिकट झील, और यह है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। इसी स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के समुद्र से अलग करता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। यूएसबी पोर्ट से उपकरणों को सीधे ही प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। पोर्ट किसी कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर या परिधीय उपकरणों के बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर के अन्य हिस्से जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और अन्य उपकरण पोर्ट के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से जुड़ते हैं। ये पोर्ट के सामान्यतः मदरबोर्ड में उपस्थित होते हैं। तो यूएसबी का क्या फुल फॉर्म है? यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 25। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है। किससे सुरक्षा प्रदान करता है? हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटि से, या तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पासवर्ड होता है वो क्या करता है, वो जो हमारा भी सिस्टम है उसके अनाधिकृत अधिगमन से, यानी कोई भी उसको आकर के ओपन नहीं करेगा। अनाधिकृत अभिगमन से मतलब इलीगली उसमें उसको चलाएगा नहीं, ठीक है। देखिए, पासवर्ड एक गुप्त शब्द या संकेताक्षरों की लड़ी है जिसका प्रयोग किसी संसाधन तक पहुंच के लिए या पहचान साबित करने के लिए बतौर प्रमाणीकरण किया जाता है। यह कंप्यूटर प्रणाली से अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये थे आज के हमारे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञान डीपो तैयारी जीत के साथ आप जुड़े रहिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञान डीपो सर्च कीजिए, वहाँ से आपको इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।